हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के शिकारी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम निकोलस डार्वास के बारे में जानेंगे। इस बुक के पहले अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय 1, कैनेडियन काल। नवंबर 1952 का समय था। मैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के लैटिन क्वार्टर में खेल रहा था जब मेरे एजेंट ने फ़ोन किया। उसको टोरंटो नाइट क्लब में मेरे और मेरी नृत्य कला पार्टनर जूलिया के कार्यक्रम के लिए ऑफ़र मिला था। एल और हैरी स्मिथ, ये जुड़वा भाई, इसके मालिक थे। उन्होंने मेरे सामने एक विचित्र प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझे मुद्रा की जगह स्टॉक में भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। शो बिजनेस में मुझे वैसे तो कई अजीब अनुभव मिलते रहते थे, लेकिन यह बिल्कुल नया था। मैंने आगे और पूछताछ की और तब मुझे पता लगा कि वे लोग मुझे किसी ब्राइलंड कंपनी के 6,000 शेयर देने को तैयार है। यह एक कैनेडियन माइनिंग फर्म थी जिसमें उनकी रुचि थी। उस समय उसके एक शेयर की कीमत 50 सेंट थी। केवल यही मुझे पता था कि स्टॉक गिरते चढ़ते रहते हैं, इसलिए मैंने स्मिथ भाइयों से इस बात की गारंटी देने को कहा कि यदि स्टॉक 50 सेंट से नीचे गिर गए तो उन्हें नुकसान को बराबर करना होगा। वे 6 महीने के समय में ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। हुआ ऐसा कि मैं टोरंटो वाला कार्यक्रम नहीं कर पाया। मुझे स्मिथ भाइयों को निराश करने के लिए बहुत बुरा लगा। मैंने भरपाई करने के लिए उनसे स्टॉक खरीदने की पेशकश की। मैंने उन्हें $3,000 का चेक भेज दिया और ब्राइलैंड स्टॉक के 6,000 शेयर ले लिए। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। 2 महीने बाद एक दिन खाली बैठे हुए मेरी नज़र अखबार में स्टॉक कीमतों की ओर गई। मैं अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा। मेरे ब्राइलैंड स्टॉक के 50 सेंट की कीमत $1.90 हो गई थी। मैंने उसे तुरंत बेच दिया और मुझे लगभग $8,000 का मुनाफा हुआ। पहले पहल तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह मेरे लिए चमत्कार जैसा था। ये मेरे लिए वैसा था जैसे कोई आदमी पहली बार रेस में जाता है और अपने भाग्य से सभी विजेताओं को पीछे कर देता है और अपनी जीत को भुनाने के बाद सामान्य रूप से पूछता है, यह सब कब से चल रहा है। मुझे लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ को गंवाता रहा हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट में प्रवेश के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह तैयार कर लिया। मैं अपने निर्णय से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन अनजाने जंगल में आने वाली परेशानियों के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम पता था। उदाहरण के लिए मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि यह न्यूयॉर्क में भी है। मैंने केवल कैनेडियन स्टॉक्स के बारे में सुना था, विशेष रूप से माइनिंग शेयर्स के बारे में। चूँकि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहे थे, इसलिए इनके साथ चिपके रहने में ही भलाई थी। लेकिन शुरुआत कैसे की जाए, कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, इसके बारे में कैसे पता लगाया जाए। आप उन्हें एक पिन से उठा नहीं सकते, आपके पास सूचना होनी चाहिए। यही मेरी मुख्य समस्या थी, उन्हें कैसे लिया जाए। अब मुझे लगने लगा कि यह आम आदमी के लिए असंभव है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस महान रहस्य को समझने के लिए मुझे बस कई लोगों से बात करने की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि अगर मैं अक्सर लोगों से पूछता रहूँगा तो इस विषय के जानकार लोगों से परिचित हो जाऊँगा। मैं जिनसे भी मिला सभी से ये पूछता रहा कि क्या स्टॉक मार्केट के बारे में उन्हें कोई जानकारी है। नाइट क्लब में काम करते हुए मैं धनी लोगों से मिला। मुझे लगा कि शायद उन्हें इस बारे में मालूम होगा, इसलिए उनसे भी पूछा। यह प्रश्न हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहता था, क्या आप किसी अच्छे स्टॉक के बारे में जानते हैं। अचंभे की बात थी कि सभी को किसी न किसी स्टॉक की जानकारी थी। अमेरिका में मैं ही ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं थी। मैं उत्सुक होकर उनकी बातें सुनता था और पूरी लगन से उनकी सूचना का अनुसरण करता था। मुझे जो खरीदने को कहा गया मैंने खरीदा। स्टॉक खरीदने के इस तरीके की असफलता को समझने में मुझे बहुत समय लगा। मैं उस आशावादी आधार विहीन छोटे निवेशक का एक अच्छा उदाहरण बन गया था जो मार्केट के अंदर बाहर गोते लगाता रहता है। मैंने उन कंपनियों के स्टॉक खरीदे जिनके नाम भी मैं ठीक से नहीं ले पाता था। ये कंपनियां क्या करती है और कहाँ से आई है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे किसी ने किसी से कुछ सुना हुआ बता दिया और मैं मान गया। मेरे जैसा अनभिज्ञ खरीदार शायद ही कोई रहा होगा। मुझे बस इतना पता था कि मेरे प्रदर्शन वाले आखिरी नाइट क्लब के आखिरी हेड वेटर ने मुझे बताया वह अच्छा था। सन 1953 की शुरुआत में मैं टोरंटो में प्रदर्शन कर रहा था। चूँकि मुझे ब्राइलैंड कंपनी से पहली बार में ही $8,000 की असाधारण रकम मिली थी, इसलिए मेरी नज़र में कनाडा आर्थिक समृद्धि की भूमि थी। इसी वजह से मुझे लगा कि किसी उम्दा जानकारी के लिए यह सही जगह होगी। मैं बहुत से लोगों से एक अच्छे तथा विश्वसनीय ब्रोकर के बारे में पूछता रहा और फिर किसी ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया। मुझे ये मानना पड़ेगा कि उसके ऑफिस को देखने के बाद मैं काफ़ी हैरान और निराश हुआ। वह एक छोटा गंदा सा किताबों से भरा जेल जैसा कमरा था।
जिसकी दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। बाद में मुझे समझ में आया कि इन्हें चार्ट्स कहते हैं। वहाँ मेज पर एक छोटा व्यस्त आदमी बैठा हुआ था जो सांख्यिकी और पुस्तकों में खोया हुआ था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उसको किसी अच्छे स्टॉक के बारे में पता है, तो वह एकदम सक्रिय हो गया। वो मुस्कराया और उसने अपनी जेब से एक डिविडेंड चेक निकाला जिस पर प्रसिद्ध गोल्ड कंपनी का एडिसन का नाम लिखा था। वह खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दोस्त, इसकी तरफ जरा ध्यान से देखो। मेरे पिता ने इसका ओरिजिनल स्टॉक जितने में ख़रीदा था उसका ये 5 गुना है। इस तरह के स्टॉक को सभी ढूंढते रहते हैं। ओरिजिनल स्टॉक की कीमत से 5 गुना का डिविडेंड, यह मेरी तरह ही किसी भी व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए काफ़ी था। डिविडेंड की रकम 80 सेंट थी। इसका मतलब उसके पिता ने इसे 16 सेंट में ख़रीदा था। यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि यह व्यक्ति अपने पिता के स्टॉक की 35 सालों से कैसे संभाले हुए था। उस छोटे से व्यक्ति ने मुझे बताया कि किस तरह वह उसी तरह के एक और स्टॉक की सालों से खोज कर रहा था। अपने पिता की सफलता को देखते हुए उसको यकीन था कि उसकी खोज का उत्तर गोल्ड माइंस में ही है। उसने मुझे विश्वास दिला दिया कि आखिरकार उसे वह स्टॉक मिल ही गया था जिसे वह ढूंढ रहा था। वह ईस्टर्न मेलार्टिक नामक कंपनी थी। उत्पादन आंकड़ों, अनुमानों और वित्तीय सूचनाओं के आधार पर उसने हिसाब लगाया कि ये सोने की खदानें अपने वर्तमान से 2 गुनी उत्पादन क्षमता रखती है। इसलिए अगर इनके स्टॉक में $5 लगाए जाए तो जल्द ही $10 के बराबर हो जाएंगे। इस बहुश्रुत सूचना के आधार पर मैंने ईस्टर्न मेलार्टिक के 1000 शेयर 290 सेंट तुरंत ही खरीद लिए। मैं उत्सुकता से उस पर नज़र रखे था और वह 270 फिर 260 सेंट पर आ गया। एक सप्ताह के अंदर वह 241 सेंट तक गिर गया और मैंने जल्दबाजी में वह स्टॉक बेच दिया। मुझे ये लगने लगा कि इस मेहनती सांख्यिकी दिमाग के ब्रोकर के पास भाग्य निर्माण का उत्तर नहीं है। तब भी सारी बातें मुझे आकर्षित करती रही हैं। मैं जानकारियों का अनुसरण करता रहा, लेकिन इसमें कभी कभार ही धन कमा पाया। यदि कमाया भी तो वह दूसरे नुकसान से बराबर भी हो गया। मैं इतना नौसिखिया था कि ब्रोकर के कमीशन और टैक्स ट्रांसफ़र के बारे में भी कुछ नहीं समझता था। जैसे मैंने जनवरी 1953 में कैरेंड माइंस के 10 सेंट प्रति स्टॉक के हिसाब से 10,000 शेयर खरीदे। मैं बिल्ली की तरह मार्केट पर नज़र रखे था और जब अगले दिन कैरेंड 11 सेंट प्रति शेयर हो गया, मैंने अपने ब्रोकर को फ़ोन करके उसे बेचने के लिए कहा। मेरे अनुमान से मैंने 24 घंटे में $100 कमा लिए थे और मैं इतनी जल्दी थोड़ा सा लाभ कमाकर अपने को बहुत होशियार समझ रहा था। जब मैंने अपने ब्रोकर से दोबारा बात की तो उसने मुझसे पूछा, तुमने नुकसान उठाने का फ़ैसला क्यों किया? नुकसान? मैंने तो $100 कमाए थे। उसने मुझे आराम से समझाया कि 10,000 शेयर्स को खरीदने के लिए $50 और अगले दिन बेचने के लिए ब्रोकर का कमीशन $50 बनता है। इसके साथ ही बेचने पर ट्रांसफ़र टैक्स भी लगते हैं। उस समय जो अनजान से अनजान स्टॉक मेरे पास थे उनमें कैरेंट भी एक था। इसके अलावा मोगल माइंस, कंसोलिडेटेड, सडबरी बेसिन माइंस, क्यूबेक स्मेल्टिंग, रेक्सेस पर जैस एप्लीकेशन भी मेरे पास थे। फिर भी इस कैनेडियन खरीद फरोख्त में मेरा साल अच्छा रहा। मुझे लगने लगा कि मैं एक सफल व्यापारी और स्टॉक मार्केट का बड़ा ऑपरेटर हूँ। एक टिड्डे की तरह मैं मार्केट के कभी अंदर कभी बाहर आता जाता रहा। मैं 2 पॉइंट बनाकर भी खुश होता रहा। एक टाइम में मेरे पास थोड़ी थोड़ी संख्या में 25 से 30 स्टॉक ही होते थे। उनमें से कुछ के लिए मेरी विशेष रुचि बन गई। यह अलग अलग कारणों से हुआ। कभी इसलिए क्योंकि उसे मेरे किसी अच्छे दोस्त ने दिया था, तो कभी इसलिए क्योंकि मैंने उससे धन कमाया। इसी वजह से मेरे लिए कुछ स्टॉक दूसरों से ऊपर हो गए और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक तरह से स्टॉक पालने शुरू कर दिए थे। मैं उन्हें अपनी चल संपत्ति मानने लगा था, जैसे वे मेरे परिवार के सदस्य हो। मैं उनकी श्रेष्ठता की दिन रात तारीफ़ करता रहता था, जैसे कोई अपने बच्चों की बातें करता है। मैं अपने स्टॉक के बारे में वैसे ही बातें करता था। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अन्य लोगों को मेरे प्यारे स्टॉक्स में कोई विशेष बात नज़र आती थी या नहीं आती थी। मेरी ऐसी मानसिक स्थिति तब तक नहीं हटी जब तक कि मुझे पूरी तरह इस बात का एहसास नहीं हो गया कि मेरे प्यारे स्टॉक मेरी काफ़ी नुकसान करा रहे हैं।
कुछ ही महीनों में मेरे स्टॉक्स के लेन देन का रिकॉर्ड किसी लघु स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड की तरह लगने लगा। जब भी मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता रहा। अगर मैंने ध्यान से अपने स्टेटमेंट पढ़े होते तो मैं अपने को इतना सही नहीं समझता। मुझे एहसास हो जाता कि मैं एक हॉर्स प्लेयर की तरह छोटे छोटे मुनाफों से उत्साही और खुश हो और अपनी क्षति को अनदेखा कर रहा हो। मैंने इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया कि मैंने ऐसे बहुत से स्टॉक रखे हुए हैं जो खरीद मूल्य से काफ़ी नीचे आ चुके हैं और वहीं रुके हुए हैं। मेरा ये दौर पागलों की तरह मूर्खतापूर्ण सट्टेबाजी का समय रहा, जिसमें मैंने अपने लेन देन के लिए कारण जानने की भी कभी कोई कोशिश नहीं की। मैंने केवल चलन का अनुसरण किया। मैंने ईश्वर के भेजे नामों, यूरेनियम प्राप्ति के अफवाहों, तेल स्ट्राइक्स या जिसने भी जो भी बताया उसी को मान लिया। लगातार नुकसान में थोड़ा सा लाभ कुत्ते को रोटी सुंघाने जैसी उम्मीद जगा देता था। फिर एक दिन लगातार 7 महीने तक खरीदने बेचने में लगे रहने के बाद मैंने अपना हिसाब किताब देखने का फैसला किया। जब मैंने अपने बुरे स्टॉक्स की कीमत जोड़ी तो पाया कि मैं लगभग $3000 गवा चुका हूँ। उस दिन से मुझे ही लगने लगा कि मेरी धन बनाने की योजना में कोई कमी है। मेरे दिमाग का भूत मुझे ठकठकाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर भी मैं देख रहा था। मैंने अपने आप को सांत्वना दी कि मैंने अभी तक ब्राइलैंड के लिए मूलतः चुकाए गए $3000 को नहीं छुआ है और उस ट्रांजैक्शन से मुझे लगभग $5000 का लाभ हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से आखिर में कब तक चल पाऊँगा। यहाँ मैं अपने लाभ हानि के हिसाब का एक पेज दे रहा हूँ। यह पेज मेरी करारी हार की पूरी दास्तां बयां करता है। ओल्ड स्मोकी गैस एंड ऑयल्स 19 सेंट में ख़रीदा, 10 सेंट बेचा। कैरेन माइंस 12 सेंट में ख़रीदा, 8 सेंट में बेचा। रेक्सेस पर 130 सेंट में ख़रीदा, 110 सेंट में बेचा। क्वेबेक स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग 22 सेंट में ख़रीदा, 14 सेंट में बेचा। अपने थोड़े से लाभ से प्रभावित होकर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं हर सप्ताह $100 गंवा रहा हूँ। यह स्टॉक मार्केट की मेरी पहली दुविधा थी। अगले 6 सालों में मार्केट ने मेरे लिए और गंभीर दुविधा बचा कर रखी थी, लेकिन कुछ मायनों में यह दुविधा सबसे ज़्यादा बुरी थी। इस बिंदु पर मुझे निर्णय लेना था कि मैं मार्केट में आगे काम करूं या नहीं। मैंने टिके रहकर एक और कोशिश करने का निर्णय लिया। अगली समस्या यह थी कि मैं क्या करूं। कोई अलग रास्ता तो ज़रूर होगा। क्या मैं अपने तरीक़ों में सुधार ला सकता हूं? यह साबित हो गया था कि नाइट क्लब में आने वाले लोगों, हेड वेटर सहायकों की सलाह मानना बेकार है। वे भी मेरी तरह ही गैर पेशेवर थे। जिस तरह पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने जो जानकारी मुझे दी, वे मेरी जानकारी से ज़्यादा अच्छी नहीं थे। मैं अपने ब्रोकरेज स्टेटमेंट के पेज पर पेज देखता जा रहा था, जिस पर छपा था खरीदा 90 सेंट, बेचा 82 सेंट, खरीदा 65 सेंट, बेचा 48 सेंट। स्टॉक मार्केट के रहस्य को भेदने में कौन मेरी मदद कर सकता था? मैंने कैनेडियन फाइनेंशियल पब्लिकेशंस और कैनेडियन स्टॉक टेबल्स पढ़ने शुरू कर दिए थे। मैंने टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध स्टॉक की जानकारी देने वाली एडवाइजरी न्यूज़ शीट्स पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने निर्णय लिया कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे किसी पेशेवर की मदद लेनी पड़ेगी, और इसलिए मैं वित्तीय सूचनाएं देने वाली कुछ एडवाइजरी सेवाओं का ग्राहक बन गया। आखिरकार मैंने खुद को समझाया, ये सेवाएं विशेषज्ञ है। मैंने सोच लिया कि अब मैं मेरी तरह ही स्टॉक्स के मामले में अपरिपक्व या अनजाने लोगों की अटपटी जानकारी पर स्टॉक्स खरीदना छोड़ दूंगा और केवल प्रोफेशनल सलाह को ही मानूंगा। मुझे लगा कि अगर मैं उनकी कुशल और उचित शिक्षा को मानता हूँ तो मैं सफल जाऊँगा। ऐसी कुछ वित्तीय एडवाइजरी सेवाएं थी जो $1 में सूचना पत्र की 4 कॉपी ट्रायल के लिए देती थी। यह उनकी मूल्यवान सेवाएं खरीदने से पहले उनका स्वाद चखने जैसा था। मैंने ट्रायल सब्सक्रिप्शन के लिए $12 तक खर्च कर दिए और उनकी भेजी हुई शीट्स को उत्सुकता से पढ़ने लगा।